नमस्कार, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका नवतेज टीवी में। तो आज हम खड़े हुए हैं अपने द ट्री मैन ऑफ इंडिया के साथ, जो है विष्णु लामा जी। तो आज हम इनसे कुछ खास बातचीत करने जा रहे हैं कि इन्होंने अपना सफ़र एक पौधा चोर से और अपना द ट्री मैन ऑफ इंडिया का सफ़र कैसे तय किया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवतेज टीवी में। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नवतेज टीवी परिवार को, जिन्होंने आज इतने सुंदर और पवित्र जगह बेलपत्र की छाया में ला करके खड़ा किया है। भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। पौधा चोर से ट्रीमैन बनने का सफ़र 26 साल का है, 32 साल की आयु का है। तो 26 सालों को 26 मिनट में बयान नहीं किया जा सकता। बस इतना है कि मैं चलता गया और ज़माना जुड़ता गया, कारवां बनता गया और सब लोगों की शुभकामनाएं रही, कार्य में ईमानदारी रही और जीवटता रही, परिव्राजकता रही, सबका स्नेह मिलता गया और इस कर्तव्य परायणता के साथ में लगे रहे तो ईश्वर की कृपा रही, जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा और भारत के अंतिम से अंतिम व्यक्ति से लेकर और शीर्ष व्यक्ति तक माननीय महामहिम राष्ट्रपति प्रणव दा तक पहुँचने का सफ़र ये तय हो गया और सब लोगों का स्नेह मिला। को एक पौधा चोर बोला था, सबसे पहले किसने बोला था और क्यों बोला था? सही है। सबसे पहले किसने बोला था ये तो मुझे ध्यान आएगा भी नहीं, शायद मैं सोचूंगा तो भी, लेकिन गांव के ही लोगों ने शुरू किया था। पहली चोरी कब की थी ये भी याद नहीं है। पहली बार तो माँ के साथ ही लगाया था, उसके बाद तो ध्यान नहीं है क्योंकि चोरियों का सिलसिला लंबा है। शायद ही कोई घर बचा हो, शायद ही कोई गाँव बचा हो मेरे आसपास की पंचायत में जहाँ मैंने इस तरह ये चोरी चकारी नहीं की है पेड़ पौधों की, तो ये तो पता नहीं है, लेकिन गांव में ही किसी ने शुरुआत की थी और फिर जैसा कि अभी सर ने बताया कि इनके गांव से ही इनको पौधा चोर का जो मिला था टैग, वो मिला था, उनके गांव से ही मिला था। और तो सर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि अभी आपकी हरित राजस्थान को लेकर पिछले कुछ दिनों में बात हुई थी अपने प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, तो क्या बात हुई थी, उसमें क्या सिलसिला रहा, आपकी बातचीतों का क्या सिलसिला रहा था? सम्माननीय मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत साहब के बारे में इतना मैं स्पष्ट कर दूं कि उनके पर्यावरण प्रेम पर संदेह नहीं किया जा सकता। जैसे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के देश भर में चर्चाएं होती हैं कि उनकी वो एक देशभक्त है, राष्ट्र प्रेमी है, उस पर कोई संदेह नहीं हो सकती। वैसे ही सम्माननीय जननायक मुख्यमंत्री के आदरणीय अशोक गहलोत साहब के बारे में मेरा इतना अनुभव है कि वो एक जोधपुर की माटी से आते हैं और उस संस्कारों की परंपरा से आते हैं जहाँ पर उनकी पीढ़ियाँ पर्यावरण को लेकर काम करती रही हैं। तो ये जननायक का बड़प्पन था कि उन्होंने बुलाया और इस विषय को लेकर के और लंबे समय हमारी 3-4 घंटे मुलाकात रही। तो सम्माननीय गहलोत साहब ने हरित राजस्थान को लेकर कई विषयों पर चर्चा की। मुझे लगता है कि बहुत जल्द उस अभियान की शुरुआत होने वाली है। मानसून आ गया है और अभी 4-5 दिन पहले भी सम्माननीय गहलोत साहब ने और आप लोगों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने और राजस्थान को हरा भरा बनाने का विशेष आग्रह किया है। तो मुझे लगता है कि गहलोत साहब की ये जो भावना है पर्यावरण को लेकर कि ये राजस्थान के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक जाए और बहुत अच्छे परिणाम आए, इन्हीं सब उम्मीदों को लेकर के हम लोग भी लगे हुए हैं कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस तरह के विचार को बलवती मिले और हम लोग हरियाली की प्रतिशत बढ़ाने वाले देशों में इस बार प्रथम आएँ, ऐसा हम सबका आग्रह है। आप चाहते हो कि हरियाली की जो अपने राजस्थान के अंदर जो हरित राजस्थान का चल रहा है वो अभी वापस से, जो पहले 2009 में हुआ था वो वापस से स्टार्ट हो रहा है और उस पर अभी बातचीत चल रही है? बातचीत सरकारी तौर पर किसी तरह की अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, ऑन पेपर नहीं हुई है। बाकी तो सम्माननीय पीसी शिव साहब से बात हुई है, एनवायरनमेंट सेक्रेटरी साहब के बराबर टच में हैं, अन्य जो एनवायरनमेंट कमेटीज़ के लोग हैं, जो डीएलओज हैं, उन सब लोगों से भी टच में हैं और जो मसौदा तैयार करने वाले लोग थे उनसे भी बीच में बातचीत हुई थी और उसका परिणाम ये रहा कि अभी बजट में भी राजस्थान सरकार ने पर्यावरण को महत्वपूर्ण स्थान देने का प्रयास किया है, तो उसके भी परिणाम आएंगे। और सम्माननीय गहलोत साहब से सबसे बड़ी बात है, जननायक का जो पर्यावरण प्रेम है उस पर संदेह नहीं किया जा सकता और जननायक के पर्यावरण प्रेम का परिणाम ये रहे, मेरी ये उम्मीद है सम्माननीय अशोक गहलोत साहब से कि इस बार 2009 में जिस तरह से हरित राजस्थान का जो हश्र हुआ, सरकारी तंत्र की उदासीनता हावी रही, वो ना रहे और वाकई पर्यावरण राजनीति से परे होकर के एक विषय है और परोपकार का विषय है, विश्व कल्याण का विषय है, राष्ट्र और समाज के उत्थान का विषय है
जन जन का विषय, हर जाति, हर धर्म, हर समाज, हर संप्रदाय का विषय है, किसी एक का नहीं है। इसलिए ये जो बहुत जल्द जो है, और सामान्य मुख्यमंत्री गहलोत साहब की योजनाएं विशेषकर पर्यावरण को लेकर के और राजस्थान की जनता के माध्यम से, अंतिम से अंतिम व्यक्ति के माध्यम से और पर्यावरण का कल्याण करने की ओर बढ़े, ऐसी अपेक्षाएं हैं। पर्यावरण की बात करें तो अभी जो बजट पास हुआ है उस बजट में क्या मतलब पर्यावरण के लिए क्या कुछ रखा गया है? सबसे बड़ा तो मैं राजस्थान सरकार को देरी से ही सही बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आज तक वन एवं पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार ऐसा लिखा, कहा और देखा जाता रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान का इसमें नया जुड़ गया है कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जैसे केंद्र सरकार में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय होता था, वैसे हर राज्य में अब ये धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन भी जुड़ रहा है। तो बड़ी उपलब्धि है। तो इसका जुड़ना ही सार्थक नहीं है। सार्थकता ये है कि क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट जो हैं, क्लाइमेट चेंज पर काम करने वाले जो एक्टिविस्ट हैं वो तैयार हों, जिससे आगे बढ़े। ग्रेटा थुनबर्ग की टीम के साथ में हम लोग जुड़े और 2 बार हमने स्ट्राइक भी किया। 15 मार्च को भी हम लोग थे मैदान में और 24 मई को भी हम लोग थे। 24 मई को तो 130 देशों के स्टूडेंट्स उसमें उतरे, युवा विशेषकर आगे आए। और उम्मीदें हैं कि जिस तरह से एक नई विचारधारा ने जन्म लिया है, एक नई परंपरा ने जन्म लिया है ग्रेटा के माध्यम से विद्यार्थियों में, छोटे छोटे विद्यार्थियों का जो सोचा नहीं था हमने, वो हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कई सारे और जो विषय हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर के, इससे जुड़े अन्य विषय हैं, उनको उसमें उठाया गया है और उनके परिणाम आए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी पर्यावरण को लेके आप विद्यार्थियों के लिए, अन्य सारे देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे अपने माध्यम से? संदेश, दुनिया में जितने अच्छे काम हैं, दुनिया में जितनी अच्छी बातें हैं, जितने अच्छे विचार हैं, जितने अच्छे प्रवचन हैं, जितने अच्छे भाषण हैं, जितनी अच्छी चीज़ें हैं, वो सब कहीं जा चुकी हैं। उन पर अमल करने की आवश्यकता है। बस मेरी तरफ से मैं यही कहूँगा कि हम राजस्थान की माटी से हैं, हम रेगिस्तान के धोरों से हैं। हमने पर्यावरण और पानी को बहुत करीब से देखा है। इसके महत्व को हमसे ज़्यादा कौन समझेगा। तो पानी बचाइए, पेड़ लगाइए। और सबसे बड़ी बात जो अभी आपने जो बताई थोड़ी देर पहले चर्चाओं में, कहा कि पानी को लेकर के जल शक्ति अभियान का आप जिक्र कर रहे थे रास्ते में। जल शक्ति अभियान जो शुरू हुआ है केंद्र सरकार का, उसमें निस्संदेह रूप से सराहनीय प्रयास है। स्वच्छ भारत अभियान की तरह वो भी आगे जा कर के बलवती मिले उसको भी, और स्वच्छ भारत की तरह हर व्यक्ति उसके साथ जुड़ेगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन ये सबसे पहले सरकार को समझना पड़ेगा, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ये मानना पड़ेगा कि पानी से पेड़ नहीं है, पेड़ से पानी है। तो पेड़ लगाएंगे तो जल बचेगा। ये महत्वपूर्ण चिंतन का विषय है कि सरकार को चाहिए, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए, जिस तरह से उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की एक नई परंपरा को जीवंत करने का काम किया, जिस तरह से जल शक्ति अभियान के माध्यम से वो हमारे देश भर के पानी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सराहनीय सार्थक प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह से मुझे लगता है कि उनको पौधारोपण एक जन आंदोलन बने, उसके लिए एक विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है। सम्मानीय केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर साहब से भी आग्रह करके आया हूँ, अभी जाके आया हूँ। तो मेरा आग्रह यह है युवाओं से विशेषकर कि आप पानी बचाइए, पेड़ लगाइए। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में 5 पेड़ लगाए। हम अमृता देवी वैष्णवी जैसे महापुरुषों की, महान महिलाओं की, महापुरुषों की धरती से हैं। ऐसी महान माताओं ने अपनी गर्दनें कटवा दी लेकिन पेड़ नहीं कटने दिया, जिनका सदियों देश और दुनिया आजन्म ऋणी रहेगी, हमेशा ऋणी रहेगी। तो सबसे बड़ा बस यही संदेश है कि आप भारत के युवा हैं, राजस्थान के विशेषकर आप रेगिस्तान के दौरों से आने वाले युवा हैं, जिन्होंने देश और दुनिया में अपने कर्मों से, अपने सदकर्मों से, अच्छे कार्यों से और पूरे विश्व में एक अनूठे संदेश दिए हैं। तो उस संदेश की ओर बढ़ें, उसकी सार्थकता की ओर बढ़ें और 5 पेड़ लगा करके अपने जीवन में जो इस प्रकृति का, धरती माँ का हम पर कर्ज है, वो चुकाने का थोड़ा प्रयास करें। COP25 जो स्टार्ट होने जा रहा है, तो भारत की उसमें क्या भूमिका रहेगी, अपनी सरकार की उसमें क्या भूमिका रहेगी, क्या आपको अंदेशा ऐसा लगता है? COP25 इस बार चाइना होस्ट करेगा और सरकार की क्या भूमिका रहेगी ये तो सरकार जाने, लेकिन सरकार की क्या भूमिका रहे इसमें मेरा आग्रह यह है कि ज़मीनी स्तर पर जो जलवायु परिवर्तन को लेकर के उदाहरण और समीक्षाएं और चिंतन मनन जो आया है, पिछली बार भी यहाँ पर जो मीटिंग थी उसमें मैं भी था, ये जो निकल कर आया है, ये सब जो पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने उस समय नोट किया था, उन चीज़ों को वहाँ पर प्रॉपर तरीके से रखा जाए। जलवायु परिवर्तन के लिए राजस्थान का रेगिस्तान
पूरे देश में एक अनूठा उदाहरण हो सकता है। चिंतन मनन जब इस पे करेंगे तो अपार संभावनाएं भी देखने को मिलेगी। जलवायु परिवर्तन पर जिस तरह का माहौल बना है देश का ही, पूरे राजस्थान का ही नहीं पूरे देश का, वो अपने आप में एक अनुकरणीय है, उदाहरण स्वरूप है। समय का सरकार को सदुपयोग करना चाहिए। सारे NGO जितने भी काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में सही तरीके से, और जो पारदर्शिता के रूप में उनका उदाहरण दिया जाता रहा, ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए जो दूर दराज में जो COP25 को नहीं समझते हैं, जलवायु परिवर्तन नहीं समझते हैं, जो चाइना नहीं समझते हैं, जो प्रकाश जावड़ेकर नहीं जानते हैं, जो MOUFF नहीं जानते हैं, MOCCF नहीं जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस नहीं जानते हैं, UN एनवायरनमेंट नहीं जानते हैं, UNFCCC नहीं जानते हैं, जो PMO नहीं जानते हैं, जो सिस्टम नहीं जानते हैं, जो वन विभाग नहीं जानते हैं, उन सब लोगों को चाहिए। सिस्टम से ही जुड़े हुए नहीं है, सिस्टम से जुड़े हुए नहीं है क्योंकि प्रयास नहीं किए गए ना। वो अंग्रेजी नहीं जानते, इंटरनेट नहीं जानते, हमने तो ठकोरे खा के सीखे हैं ना, किसी कृपाल थोड़ी यहाँ खड़े हैं आपके साथ में। तो इसलिए वो मेरी पीड़ा ये है कि जिन रास्तों से मैं चल कर आया हूँ, उन रास्तों पर जो मैंने देखा है, उन चीज़ों पर मेरा विशेष ध्यान है कि ऐसे हज़ारों लोग मिलते हैं मुझे। अभी काली सिंध नदी के किनारे एक सज्जन मिले, कहीं और जगह मिले, पुणे के वो निगड़ी वाले जो हैं, निसर निगड़ी वाले जो पहाड़ी है उसके लोग जो देख लीजिए आप, हज़ारों उदाहरण ऐसे मिलेंगे। राजस्थान के, हमारे पश्चिम राजस्थान में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जालोर में, सिरोही में कई ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। उन लोगों को, उन लोगों के विचार, उनके भाव, उनके सुझाव, और ये सब सरकार लेकर के वहाँ जाती है, उसके आधार पर कोई एजेंडा तैयार करके रखती है, और उसके आधार पर जो वहाँ से चिंतन निकल करके आता है वो ज़मीनी स्तर पर जाता है। भारत का कितना प्रतिशत जानता है कि COP24 में क्या क्या हुआ, या COP24 है क्या?